पहलगाम के समय का एक वीडियो है जिस पे आपने कमेंट किया था अपने फेसबुक पे। जो वो क्रेन से छोड़ रहे हैं और वो एक कुछ धार्मिक जुमला बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस बंदे को समझ में आ गया था कि नीचे आतंकवादी मार रहा है। वो जो टूरिस्ट लटका हुआ था केबल पे, उसको नहीं पता है अभी। और वो अल्लाह अकबर बुदबुदाने लगा था। चला आपका पॉडकास्ट पे बैन हो जाएगा, फिर रुक नहीं, जाएगा ऐसा मत सिलसिला। वो खुद हर बम बम भोले बोलते हैं जाके वो गुफाओं में, अमरनाथ की गुफा में। लेकिन लोग सेना पे भी उंगली उठा रहे हैं, उन्हें कैसे नहीं पता चला? कहाँ इंटेलिजेंस था? ऐसे कैसे हो सकता है पारुल जी? आप अपने छोटे से गांव में रहेंगे और बाहर के लोग आएंगे तो पता नहीं चलता। लेकिन क्या इस सैनिक ने कश्मीर में दमन नहीं किया है? किया है, बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ किया है। दमनात्मक कार्रवाई जो था वो उस ऑपरेशन का की जरूरत थी, वरना कश्मीर कश्मीर रहता नहीं। हमारे पास कश्मीर कहने को आप घूमने नहीं जा पाते। जब आतंकवाद का दौर शुरू हुआ पाकिस्तान से, बेशक पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, जनरल जिया का एक जो मकसद था कि भारत को ब्लीड इंडिया में 1000 कट्स, और ऑपरेशन जिब्राल्टर 61 में उन्होंने जब जिहादियों को भेजना शुरू किया धीरे छोटे छोटे टुकड़ियों। प्रकाशक से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाशक से दोस्ती मत करिए। फिर अचानक से एक चुप्पी छा गई शैलेश की तरफ से। फोन उठाना बंद कर दिया था, मैसेजेस के जवाब देना बंद कर दिया था। उनके अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से मुझे शिकायत। तो कहीं न कहीं से मैं शैलेश भारद्वासी और अदिति महेश्वरी का शुक्रगुजार हूँ कि तुमने नहीं छापा। अलिंद बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत कर रहा है। और जो मेरे गुरु हैं पंकज सुबीर और मनीषा कुलश्रेष्ठ, जब दोस्तों नमस्ते, मैं पारुल। आज हम बात करने वाले हैं एक साहसी कर्नल, सफल लेखक और सहृदय व्यक्ति से। कर्नल गौतम राजऋषि आज हमारे साथ हैं। कर्नल साहब से आज हम जानेंगे कि ऑड लैंग सायन होटल कैलिफोर्निया की भारतीय सेना में मौजूदगी क्यों है, कैसे है, रोजर और विल्को क्या होते हैं, पैराशूट बटालियन और वो मैरून बैरेट क्या होता है, 13 सालों का कश्मीर का अनुभव। क्या उन्हें कुछ और ज़्यादा फौजी बना गया? क्या उन्हें कुछ और ज़्यादा इंसान बना के गया है और एक सहृदय और संवेदनशील शायर बना के गया है? या उन्हें कुछ और असंवेदनशील कर गया है? क्या उन्हें बहुत सारी चीज़ों से नाराज़गी से भर गया है? या वो दुनिया को अब एक रास्ता के साथ देखते हैं, सबको एक साथ वसुधैव कुटुंबकम की तरीके से देखते हैं? कश्मीर में रहते हुए इन्फॉर्मर अगर उन्हें बताते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन पर निकल पड़ने वाले, रात और दिन ना देखने वाले उनके अनुभवों के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये भी जानेंगे कि जब एक फौजी का हम जैसे सिविलियन से पाला पड़ता है तो कुछ जगह पर गैर जिम्मेदार व्यवहार उन्हें कहाँ तक खिन्न करता है और वो क्या चाहते हैं समाज में जो एक फौजियों के पास होता है और वो हम लोगों के पास भी आ जाए तो हमारी ज़िंदगी भी थोड़ी और बेहतर हो जाए। खासकर हमारे छोटे बच्चों के परिदृश्य में अगर हम इसे देखें तो ये बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कर्नल गौतम राजऋषि। कर्नल साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू पारुल जी। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, शुक्रिया। आपको याद होगा एक बार 2021 में ठेठ कोरोना काल में हमने बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन एक पॉडकास्ट किया था। मैं ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पे था। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से आपने, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि उन दिनों हम लोग यहाँ कैद थे बिल्कुल घरों में और आपने ऊंचे पहाड़ों का हमें वो दिखाया भी था थोड़ा सा एक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वायदा पूरा किया। आपने कहा था एक बार बैठेंगे बात करेंगे। कर्नल साहब, जब आपसे मैंने वहाँ पे बात की थी तब आपकी किताब पाले क्रोगनादा आ चुकी थी मेरे ख्याल से, और शायरी आपकी थी। तो आपकी शायरी में आपके एक इंसान होने में, एक फौजी होने में, और क्योंकि कोरोना के बाद वाली ये चीज़ है, क्या परिवर्तन है जो आप पाते हैं? नहीं, शायरी तो वही चल रही है, मतलब उसमें बदलाव नहीं है। जो मेरा जॉनर है शायरी का वो प्रेम है, जिसको श्रृंगार रस कहते हैं। तो वही है। और बीच बीच में शायद चूंकि मेरा सैनिक होना सबसे पहले आता है तो कहीं न कहीं से वो बातें भी आती, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। शायरी उसी जॉनर
को अभी भी छू रही है, कवर कर रही है। इन्फॉर्मर की बात करें तो मुझे याद आया इसमें जो शाजिया और रेहाना है वो कितनी सच्ची हैं और कितना एकदम उनके बारे बिल्कुल में सच्ची। सच है। साजिया और रोहाना का किरदार बिल्कुल सच्चा है। हम्म, और ये किताब मैंने पहले कहानी लिखी थी साजिया पे, बहुत छोटी कहानी थी जो कि हंस में छपी थी। हम्म, उस पे मेरे बहुत दिन से तमन्ना थी कि उपन्यास लिखना, विलम्ब हो गया उसमें। हम्म, वो पता नहीं शाजिया कहाँ है, हम्म, अंत आपने देखा होगा, हमें भी नहीं पता अभी कहाँ है साजिया। मैं चाहता हूँ कहानी उस तक पहुँचे। और ये उनको और तो कुछ नहीं दे सकता मैं, बस इतना बताना चाहता था कि कोई याद करता है। कितनी अच्छी बात। बहुत हाँ। लेकिन आपके जो समर प्रताप सिंह को आप एक कैरेक्टर लेके चले हैं, जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हिंदी साहित्य का कल्ट कैरेक्टर एक बन जाएगा। कोशिश तो यही है, आपके मुंह में घी शक्कर वो क्योंकि मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा है इसको और पूरा जो भी फौज के बारे में आपने बताया है और ऑपरेशंस के बारे में आपने बताया है, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी किताबों से आप भारतीय सेना के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वो एक डॉक्यूमेंट्री है या एक किसी तरह का ज्ञान है, लेकिन हाँ उसके माध्यम से शायद हम आप ना भी चाहते हैं तो हम जान जाएंगे। जैसे जासूसी के बारे में हम जेम्स बॉन्ड की फिल्में देख देख के जान गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह की सोच का है। एकदम एकदम यही इरादा ही था, इसी पर्पस के साथ। खास तौर पे जो मेरी कहानियां थी जितनी भी फौज पे, और जो बाद में सारी संकलित होके हरी मुस्कुराहटों वाला कोलाज में आई, तो मेरा ये इरादा था कि फौज की कहानियां मुझे, मेरा हिंदी पाठकों को ये बताना था कि एक फौजी जो है वो भी उसी समाज से आता है, वो भी उतना ही संवेदनशील या असंवेदनशील है जितने समाज के अन्य लोग हैं। वो कोई सुपरमैन नहीं है। सुपरमैन बस कॉमिक्स में होता है, केप पहन कर उड़ता हुआ। वो भी उतना ही आम आदमी है, उसको भी उतना ही चोट होता है, वो भी इतना ही अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करता है, अपनी माँ को मिस करता है जितना आम लोग करते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर में ये बहुतायत में मौजूद है। हमारे यहाँ फौज से जुड़ा लिटरेचर जो है वो या सिर्फ जीवनियाँ हैं, या आत्मकथाएं हैं, ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी है, या सच्ची घटनाओं पे बुनी गई जो वृतांत है वो है। फिक्शन के नाम पे गिने चुने हैं। अभी आप देखिए, हमारे दो समकालीन लेखिकाएं ने कुछ कहानी लिखी, अल्पना मिश्र जी और मनीषा कुलश्रेष्ठ, जिनके पास कुछ कहानियां हैं जो फौजी जीवन से। वो इसलिए कि उन दोनों के पति खुद एक एयरफोर्स में, एक आर्मी में। या एक का दुक्का लेखक है जो कुमाऊं के, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक हिमांशु, इनकी सूबेदारनी है, छाया मत छूना मन का उपन्यास जिनका है। यहाँ और तो मैं कई जगह बोल चुका हूँ, कई प्लेटफॉर्म पे। उसने कहा था जो पहली कहानी जिसको हम मानते हैं वो एक सैनिक पे, लेकिन कहीं ना कहीं से हिंदी साहित्य में सैनिक जो है रहा ही नहीं, उसकी बातें कहीं होती नहीं। हिंदी फिल्मों ने जिस तरीके से फौज को सम्मान दिया है और उसको खूब फिल्में बनाई हैं, आपको लगता है साहित्य ने फौज को दरकिनार कर दिया? बिल्कुल। क्यों है? इसलिए किया, हिंदी साहित्य में एक पंथ विशेष का जोर रहा है शुरुआती दौर से, वामपंथ का। तो जितने भी बड़े लेखक हुए उनका झुकाव वामपंथ की तरफ था। और वामपंथ, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है वामपंथ के बारे में, लेकिन वामपंथ कहीं न कहीं से सैनिक को वो एक सरकारी दमन का इक्विपमेंट मानता है। वो वामपंथ के साहित्य में सैनिक जो है भारी भरकम, उसके जूते जो आम लोगों को कुचलता है, या जो विख्यात कविता है ब्रेक की, जिसका अज्ञे जी ने अनुवाद किया था, वो जनरल तुम्हारा टैंक, कुचलता हुआ टैंक आता है या भारी भरकम जूता। वो जो इंसान है जो उसी समाज से आया हुआ सर्वहारा वर्ग जिसका पैरोकार करता है वामपंथ, जिसमें किसान आता है, मजदूर आता है, उसके उस खांचे में, वामपंथ के उस सर्वहारा पैरोकारिता के खांचे में सैनिक फिट नहीं होता। क्योंकि सैनिक ने हरी वर्दी पहन रखी है, भारी भरकम बूट पहन रखा है और उसके हाथ में राइफल है, तो वो फिट नहीं होता। वो भी उसी वर्ग का मजदूर है, बिहार उत्तर प्रदेश के गांव के कोने कोने से गरीब लड़का आया हुआ जो सरहद पर खड़ा है, नौकरी करने के लिए मजदूरी कर रहा है। देशभक्ति वगैरह बाद में आया, पहले वो मजदूरी करने के लिए सेना को ज्वाइन किया। लेकिन वामपंथ ने इस दृष्टिकोण से उसको देखने की कोशिश कभी की नहीं। उसको हमेशा फौजी को विलन बना कर प्रस्तुत किया गया।
तो या तो कविताओं में वो विलन बन के आ रहा है जो आम जनता को कुचलता हुआ, या जो कुछ एक लोगों ने कहानियां लिखी हैं, बस उस पर कलम चलाने की जरूरत लेकिन नहीं। क्या इस सैनिक ने कश्मीर में दमन नहीं किया है? उसके बूटों ने कश्मीर में दमनात्मक कार्यवाहियां नहीं की? किया है, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ किया है। दमनात्मक कार्रवाई जो था वो उस ऑपरेशन का की जरूरत थी, वरना कश्मीर कश्मीर रहता नहीं है। हमारे पास कश्मीर कहने को आप घूमने नहीं जा पाते, आपको वीजा चाहिए होता तो पाकिस्तान में जाना पड़ता। तो जो राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त थे, जो राष्ट्र को तोड़ने के लिए आए हुए आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे, उसको रहने के लिए जगह दे रहे थे, उसको खाने के लिए रोटी दे रहे थे, उसके साथ और कैसे डील करना चाहिए था? आम कश्मीर का जो आम बिल्कुल आम नागरिक है, आप वहां रहे हैं 13 बिल्कुल। साल, उसके बिल्कुल अंदर डीप में क्या है कि अभी भी कोई नफरत है? देखिए, चीज़ें बहुत बदल गई और उसको सिर्फ 4-5 पंक्तियों में, शब्दों में उस चीज़ को नहीं समेटा जा सकता। पूरा कश्मीर के आतंकवाद का इतिहास उपलब्ध है, अभी हर जगह हर कोई पढ़ सकता है और बात फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन जब आतंकवाद का दौर शुरू हुआ पाकिस्तान से, बेशक पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, जनरल ज़िया-उल-हक का एक जो मकसद था कि भारत को ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और ऑपरेशन जिब्राल्टर 60-61 में उन्होंने जब जिहादियों को भेजना शुरू किया धीरे छोटे छोटे टुकड़ियों में, उसके बाद चाहे वो जब मोहम्मद साहब के बाल गुम हुए, या जो भी कहानी, जो भी ट्रिगर पॉइंट जिसको भी हम कहेंगे, वो था कहीं न कहीं से एक धर्म, एक रिलीजन से जुड़ा हुआ, जो कि बाद में आग पकड़ा। भारतीय सरकार है उस वक्त जो भी थे, हमने देर से समझा तो सेना बाद में लॉन्च हुई वहाँ पे। आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि शुरुआती 80 के दशक में उस वक्त सेना भी ऐसे परिस्थितियों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। बाद में जब खुद को राष्ट्रीय राइफल वगैरह का गठन हुआ वहाँ पे, फिर हमें पता चला कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। तो अब चीज़ें देखिए, मैं कश्मीरियों को भी उतना ज़्यादा दोष इसलिए नहीं, आम कश्मीरियों को नहीं देना चाहूँगा, उसके पास कोई चारा नहीं था। उस पार से आतंकवादी आ रहे हैं, विदेशी आतंकवादी आ रहे हैं, हाथ में AK-47 लेके आ रहे हैं, आपको खत्म कर रहे हैं, आपको जान की धमकी दे रहे हैं, तुम रोटी नहीं दोगे तो वो गोली मार। वो क्या करेगा? वो कहीं जंगल पहाड़ों पे अकेला छोटे सा गांव है, नज़दीकी पुलिस चौकी है जो बहुत नज़दीक है, आर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उसके पास व्यवस्था थी सपोर्ट करने की। लेकिन ये एक वर्ग था कि जो व्यवस्था में कर रहा था, एक बहुत बड़ा वर्ग था कि जो कि धर्म के नाम पे और जिहाद के नाम पे, जो भी जिहाद का कंसेप्ट है, उस नाम पे उसने समर्थन देना शुरू किया। और एक तरह से बात आ गई कि हम आज़ाद, हमें क्या चाहिए? आज़ादी, आज़ाद कश्मीर का सपना। और मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, सुहेल, वो बड़ी अच्छी बातें करता है। वो बोलता है कि कर्नल सर, ऐसा है ना कि कश्मीर में आज़ादी तो वही बात है कि हम बचपन में जो भूत भूत सुनते आते हैं, बड़े होते हैं पता चलता है भूत नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि भूत है भूत। तो आज़ादी वही है, कहीं कोई आज़ादी नहीं, हम भारत के हैं। हालांकि जिस पाकिस्तान के बाद वो अपने पीओके को नहीं ठीक से ढंग से खाना खिला रहा है, वो कहाँ कश्मीर को करेगा? तो ये रियलिटी जो है धीरे धीरे कश्मीर के आम लोगों में भी सेटिंग होना शुरू। तो अब कहीं ना कहीं है एक वर्ग, छोटा, बहुत छोटा हिस्सा रह गया जब भी उस कॉज को सपोर्ट करता है। पहलगाम के समय का एक वीडियो है जिस पे आपने कमेंट किया था अपने फेसबुक पे, जो वो क्रेन से छोड़ रहे हैं और वो एक कुछ धार्मिक जुमला बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्ड्स में अपना बताया था कि इनसाइड को मैं समझता हूँ। बिल्कुल। तो इस तरह का वर्ग भी है? एकदम है। आप उस पर्टिकुलर वीडियो की ही बात करेंगे, बिहार, यूपी या दिल्ली में अगर होता वही चीज, वो बंदा उसको स्लाइड पुश नहीं करता। उस बंदे को समझ में आ गया था कि नीचे आतंकवादी मार रहा है। जो टूरिस्ट लटका हुआ था केबल पे, उसको नहीं पता है अभी भी, वो तो हंस रहा है, अपना सेल्फी वीडियो बना रहा था। हाँ। इसको तो पता चल गया और वो अल्लाह अकबर बुदबुदाने लगा था। वो देख रहा है, वो रोक सकता था ना उसको। कि ये जो मानसिकता है कि वो जिहाद का काम करने आए हैं, जो मार रहे हैं, और मैं अल्लाह अकबर बोलूं कि उसको उस काम में दो तो मुझे भी जन्नत, मेरी भी आओ थी। हाँ, तो मुझे भी जन्नत नसीब हो।
तो कहीं ना कहीं से है, ये धर्म का मामला है, जहाद का मामला है, बहुत सारी बातें निकलने लगेंगी। लेकिन पता चला आपका पॉडकास्ट पे बैन हो जाएगा, फिर रुक नहीं जाएगा ऐसा मत दूसरा। बोलिए, हम इतने मुश्किलों से तो कोशिश कर बयान रहे नहीं आ जाएगा, हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ। हम तो बहुत बहुत ही हम्बल एक नहीं, बिल्कुल, कोशिश बहुत- कर रहे हैं। जी। लेकिन जब ये 370 के बाद से, और अभी जब खुला 3 साल पहले मैं कश्मीर गई और पहली बार कश्मीर गई, और जब मैं वहाँ से एक मोड़ मुड़ा और सामने मुझे डल दिखाई दी और वो रोड दिखाई दी, आप यकीन नहीं बुलेवार्ड रोड करेंगे पे जब जा रहे होंगे, जी बुलेवार्ड रोड पे आप जब गई जी जी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और मतलब शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर से लेके और जितनी सारे भी गाने थे और फिल्में थे वो भी सब, और वो एक के जन्नत है तो यही है, वो क्या? सब मैं देख पा रही थी। और शम्मी कपूर का मोहम्मद रफी साहब, तारीफ करो क्या उसकी, जिसने तुझे बनाया, वो तो झील में ही तो गा रहा है, झील वो में गाया है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम तो उसी से जी। वो कर पाते हैं कनेक्ट। लेकिन जो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसमें चलाते हैं नाव, उसको क्या बोलते हैं, शिकारा। शिकारा। तो वो है, लोग जितने भी हमें मिले, मुझे लगता है वो आम, वो एक इंसान था जिसे सिर्फ कुछ पैसे कमा के घर ले जाने हैं बिल्कुल, अपने बच्चों के या, लिए। और वो इतने प्यार से उन्होंने हमें कहवा पिलाया और इतने प्यार से बिल्कुल, घुमाया एंड शॉपिंग एंड सब चीज़ें। तो बहुत कुछ नॉर्मल लगा वहाँ पे, कि सब हाँ। कुछ नॉर्मल ही है, और बहुत अच्छे 2-4 दिन हमारे वहाँ बिल्कुल। गुजरे। तो क्या आम जीवन वैसा ही वापस आ रहा है, या आम लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं। मेरा रोटी कमानी है? नहीं नहीं, आम आम जो आम जनता है, जो आम लोग है, वो जैसे बाकी कहीं उसको अपनी रोजी रोटी कमाने से मतलब है। आप उस शिकारे वालों की बात कर रही है, अमरनाथ यात्रा के जो जितने पोर्टर्स हैं, पोनी चलाते हैं, वो सारे कश्मीरी मुसलमान हैं, 99%। तो वो तो भगवान भोले बाबा को दर्शन कराने ले जा रहे हैं, हिंदू जो भी पिलग्रिमेज वहाँ पर जाते हैं, तीर्थयात्री। तो वो तो कहीं से इस कॉज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसको तो अपना वो खच्चर जिस पे बिठा के ले जा रहा है, या पालकी जिस पे बिठा के ले जा रहा है, वो पैसे कमा रहा है। वो खुद हर हर बम बम भोले बोलते हैं जाके वो गुफाओं में, अमरनाथ के गुफा में। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ा तबका जो है, जैसे मैंने कहा ना, शुरुआत जो हुई इन केस, उस जो भी जिहाद का, वो विवशता में से शुरू। एक वर्ग, एक बड़ा वर्ग था जो कि उस रीजन को, उस कॉज को बिलीव करता था अपने रिलीजन की वजह से, और उसको उस तरह से ब्रेन वॉश किया गया, इस तरह के जो नैरेटिव सेट किए गए, उसको लगा कि हाँ ये है। तो लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है अब वापस, खास तौर पे 370 के जो सिनेरियो के बाद से, पहलगाम में हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, बहुत विवत इंसिडेंट हुआ, लेकिन उससे चीजें एकदम से फिर से वापस एलिनेट नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर जो है ऐसे हादसों को पिछले 3 दशकों से देखता आ रहा है। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, हमारे टूरिस्ट को मारना नहीं मारना, और वहां पे कहीं न कहीं से स्थानीय लोगों की मिली भगत थी तो ही हो पाया। ऐसे कैसे हो सकता है पारुल जी, आप अपने छोटे से गांव में रहेंगे और बाहर के लोग आएंगे तो पता नहीं चलता है, हमें पता बिल्कुल, चलता है। कोई और ऐसा तो है नहीं कि जो प्लान करने आते हैं वो अभी अभी आए और उन्होंने एक्शन ले लिया। लेकिन लोग सेना पे भी उंगली उठा रहे हैं, उन्हें कैसे नहीं पता चला, कहाँ इंटेलिजेंस था, ये भी तो कह रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से इंटेलिजेंस फेल्योर है। देखिए ऐसी बात नहीं है, इंटेलिजेंस जो है उसके भी इनपुट आ रहे थे, लेकिन इंटेलिजेंस क्या होता है, आपने धुरंधर मूवी देखी है? धुरंधर, उसमें जो माधवन ने रोल किया है सान्याल का, जो कि चीफ है रॉ के, वो मुझे वो एक बड़ा अच्छा वक्तव्य बोलते हैं, जो कि पंच लाइन है सारे कि हमें महीने के 30 दिन, हफ्ता के 7 दिन, 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। उन्हें बस एक चाहिए, एक वक्फा चाहिए, जहां छोटा सा गैप हुआ है, वो तो 25 दिन से ताक लगाए हुए बैठा है, घात में बैठा हुआ है। एक जो जवान है, एक सिक्योरिटी जवान जो 24/7 तैनात है, उसके उस रूटीन में, ड्यूटी में एक छोटा सा कमजोर लम्हा आएगा जो कि किसी की भी जिंदगी में आ सकता है, चाहे वो कितना भी अलर्ट होगा। और वो बंदा जो 20 दिन से ताक में लगा हुआ है, उसको बस वो एक लम्हा चाहिए। जो शिकारी बैठते हैं ताक लगा के मचान पे, शेर तो सब बहुत ताकतवर प्राणी है, वो एक लम्हा चाहिए उसको एक गोली मारने के लिए, जब उसकी तरफ नहीं देख रहा। तो निश्चित रूप से इंटेलिजेंस, सबको ही अपना काम कर रहे होते, कहीं ना कहीं से एक चूक होती है,
जो कि मानवीय है, लेकिन यहाँ जो जिस एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, मैं अपनी संस्था की इंटेलिजेंस की, उसका चूक जो है वो मान्य नहीं, क्योंकि उसकी चूक बहुत सारे जिंदगी खोने पे विवश कर। एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, और उसके बाद मुझे फिर डर आगे लग रहा है फायर में आप पूछिए। नहीं, यहाँ के रैपिड फायर में ये है कि वो गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा तो ठीक है। हाँ, तो हमने वो बनाया है, जैसे मेरी बेटी चांदनी से अभी आप मिले हैं। हाँ हाँ, उसको तो चांदनी जब खेलती थी बचपन में, तो अकेली भी है घर में, तो वो चेयर वाला गेम जो होता है ना, जिसपे हाँ आप जी, है ना घूमते हैं, तो वो एक चेयर रखती थी ओके, और उसके चारों तरफ घूमी, बैठ गई, और अगर उसके दो दोस्त आए हैं तो उन सब के लिए भी चेयर रख देती थी। अच्छा, अरे तो वाह। सबकी चेयर है, घूमो और बैठ बैठो, जाओ, हाँ, सब बैठोगे, सबको मिलेगा। बहुत सही। अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो क्या आप बनेंगे? बिल्कुल बनूंगा। क्या बदलेंगे? मैं कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लागू करूंगा देश के लिए, हर युवा को कम से कम 5 साल सेना में सर्विस देने का मौका। कई सारे मुल्कों में है ये। हाँ, जी, दुश्मन की गोली से ज्यादा घबराहट होती है या बीवी की चुप्पी से? बीबी की चुप। क्यों डर लगता है? आप तो शायर हैं, एक दो शेर सुना दीजिएगा। नहीं देखिए, ऐसा है कि कोई ये सार्वभौमिक सत्य है कि कोई कितना भी ताकतवर और शक्तिशाली हो, घर में अपनी पत्नी से तो डरता है। तो हम भी डरते हैं, बहुत डरते हैं, उसके गुस्से से डरते हैं, और गुस्से में बोल दे तो ठीक है, जब नहीं बोलती कुछ चुप हो जाती तो और ज्यादा डर। तब और ज्यादा डर लगता है। लेकिन मैं मौका नहीं आने देता हूँ, मैं उसको पहले ही मना लेता हूँ। अच्छा, मनाते हैं आप? हाँ, पहले सॉरी बोल दिया यार, अभी कोई गलती होने वाली होगी, एडवांस में 10 बार सॉरी। तो ये तो अवॉइड करने वाली बात हो गई ना, कि मतलब मैं उतनी उसकी डिटेल में शिकायत- जाना ही नहीं चाहता उसकी हूँ। मेरे से शिकायत है कि तुम झगड़ा करने का मौका ही नहीं देते। हाँ, मैंने कौन झगड़ा मोल ले यार, 2 दिन तक फिर वो मान मनोबल में निकलते रहेगा। हाँ, उसकी ये सबसे बड़ी शिकायत है बस। ये तो पीछा छुड़ाने वाली बात है। खैर, जेंजी की कौन सी स्लैंग है जो आपको नहीं समझ आती है? बहुत सारे बेटी से समझते रहता हूँ, बहुत सारे, खास तौर पे छोटे एब्रिविएशन बना के लोग बात करते हैं। बहुत सारी चीजें अब सीखते जा रहा हूँ, फोमो, लॉमो, और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, लॉल जानता हूँ मैं, रॉफॉल भी है, तो कई सारे अब नहीं समझ में आते हैं, नहीं समझ में। मुझे भी नहीं आती। बिल्कुल। आपकी जो किताबें हैं वो अपने आप ही, जो आपके दोनों हैशटैग हैं एंड इन्फॉर्मर हैं, अपने आप ही एक इन पे वेब सीरीज या मूवी बनने वाली ये रखते हैं इतना मद्दा। लेकिन अगर आपकी जीवन पे कोई फिल्म बने तो आपको क्या लगता है कौन एक्टर उसको अच्छे से कर पाएगा आपका रोल? अरे यार, ये तो सोचा ही नहीं कभी। अच्छा, मेरे ख्याल से सुशांत नहीं रहे तो वो होते, तो वो मुझे बहुत पसंद थे, सुशांत राजपूत। और अभी मैं मैसी, रणवीर, मेरे ख्याल से। रणवीर, हाँ, यस, या बिल्कुल। तो हो सकता है कभी हम देखें आपकी कहानी को बड़े पर्दे पर, आमीन। और एक और धुरंधर की तरह, क्योंकि मुझे लगता है जो भी बातें ऐसी मन में आए बोल देनी चाहिए। वो जाकिर खान कहते हैं ना कि बिल्कुल। कभी कभी बोल देना चाहिए, बोल बड़ी बात बोल देनी बिल्कुल, चाहिए, कि बिल्कुल। पता नहीं यूनिवर्स सुन रहा है और बिल्कुल, वो सुन- वो तथास्तु बोल जी, दे। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आप फौजियों के लिए मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने जब आपसे लास्ट टाइम बात की थी तब भी मैंने आपसे पूछा था और आपने टाल ली थी बात, कभी बैठ की करेंगे तो आपको डराएंगे, रात में बैठ के ये बातें सुनाएंगे। हाँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को महसूस करती हूँ। खाली ये नहीं कि भूतों की कहानियाँ, हालांकि हम लोगों को अच्छी लगती है, नानी से हम हमेशा बोलते थे भूत की सुनाना आज कहानी, भूत नहीं, लेकिन कुछ न कुछ और भी मुझे लगता है एक प्रेजेंट रहता है, कुछ न कुछ एलिमेंट बिल्कुल, प्रकृति में बिल्कुल, बिल्कुल, जब आप एकांत में होते हैं। बिल्कुल। तो फौजी भूखा है, प्यासा भी है और एकांत में भी है। तो क्या ये उसकी मृग मरीचिका जैसी चीज़ें होती हैं या सच में ही कोई इस तरह के अनुभव उन्हें होते हैं, और क्या आपने कभी महसूस किया है अपनी? हाँ बिल्कुल, महसूस तो किया ही है, खुद महसूस किया है। अब मेरा भी मानना है, जैसा आप कह रही थी, कि कोई न कोई एक शक्ति, चाहे जैसा भी हो,
पैरानॉर्मल हम कह लें, मेटाफिजिक्स, कई सारी चीज़ें जो हैं हमारी समझ में नहीं आती है, तो हम उसको उस कैटेगरी में डाल देते, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, एकांत की बात, घर में कई बार अचानक आपको लगता है कोई गुजरा, क्या है नहीं अभी तक साइंस करने पर, बट मैं मानता हूँ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे हमारे दृष्टि में नहीं आ पाता है, हमारे सेंसेस में नहीं आ पाता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। तो इतनी सारी कहानियाँ जो उपलब्ध हैं इस सब्जेक्ट को लेके, लोगों ने महसूस किए हैं, कितने सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं इस पे। कॉन्ज्यूरिंग मूवी जो आपने देखी है, कॉन्ज्यूरिंग मूवी, वो जो कपल वो डील करता है, हाँ। वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है वो कहा। अच्छा। और जहाँ तक मेरी बात है, और हम चूंकि जंगलों में पहाड़ों पर रहे हैं, तो ऐसा कई बार एहसास हुआ है ऐसे कुछ किसी शक्ति का। सुनाइए, कोई किस्सा है? हाँ, मैंने तो कहानी भी लिखी है, द बार इज क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे करके। हाँ, हरी मुस्कुराहट वाला मुस्कुराहट में कहानी वो है। है कहानी। तो वो एक ये काइंड ऑफ हॉरर स्टोरी है, लेकिन मैं उसी कहानी में एक हिस्सा है जो कि व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ घटित हुआ है। और ये बात है कारगिल युद्ध से पहले की। जी। मैं कमीशन ही हुआ था, नया लेफ्टिनेंट बना था, और हमारी जो बटालियन थी वो राजस्थान के रेगिस्तान में डिप्लॉय थी, एक्सरसाइज करनी। कोई 2 महीने का एक्सरसाइज चल रहा था। तो एक रात की बात है, और तो जो एक्सरसाइज होता है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उससे करीब 40-50 किलोमीटर पीछे की तरफ होता है। तो सारे बटालियन के जो लोकेशन है वो पहले से ईयरमार्क रहते हैं कि फलानी जगह के बटालियन जब युद्ध होगा तो वहाँ जाके डिप्लॉय होगी। तो हम उस तो एक्सरसाइज जो होता है बेसिकली हम युद्धाभ्यास जिसको हम कहते हैं वो करते हैं। तो मेरी एक हमारे बटालियन की एक कंपनी जिसका मैं सेकंड इन कमांड था, मतलब लेफ्टिनेंट रैंक, उसको आदेश आया कि उस कंपनी को तकरीबन 20 किलोमीटर और आगे जाकर डिप्लॉय करना है। तो हम मेरे कंपनी कमांडर ने मुझे रात को 12 बजे ही बोला, तो निकल एडवांस पार्टी लेके 10-15 बंदों को लेके और वहाँ पे तैयारी करो, फिर मैं कंपनी लेके आऊँगा। तो मैं, मेरे साथ एक और जूनियर जो मेरे बाद आया हुआ था वो था, और एक डॉक्टर, ये 3 ऑफिसर और करीब 15 जवान, हम लोग पूरे सामान लेके आगे बढ़े। जहाँ जाना था वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात के 1:30 से 2 बज गए थे। अच्छा। तो हमारे यहाँ क्या है, फौज का ये है कि जो जब हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले जवानों का टेंट वगैरह लगेगा, ऑफिसर सबसे लास्ट में। तो हमने पहले अपने जवानों के टेंट वेंट लगाए, और एक टेंट मैंने कहा जल्दी से लगाओ, रात हो गई है, फटाफट सोते हैं, जिसमें हम तीनों ऑफिसर सो जाएंगे। तो सारे जवान सो गए, फिर हमारे टेंट लगे, तो हम तीनों सो रहे थे। तो रात के 3-3:30 बजे हम तीनों सोने गए। सुबह जब हुई पहली किरण सूरज की निकल के आई, तो जो मेरा बडी था, गोपी नाम था उसका, गोपी चाय पिलाने आया। तो और मेरी नींद पूरी रात बहुत डिस्टर्ब रही, बहुत डरावने सपने आते रहे कि यूं लग रहा था कि मेरे छाती पे कोई बैठ के मेरा गला दबा रहा है, सफोकेशन चल रहा। तो गोपी जब चाय पिलाने आया तो मैंने कहा, गोपी यार बड़ी डिस्टर्ब नींद रही, बड़े भूत वाले सपने सब आते रहे मेरे। तो क्या हो गया साहब? तो मैंने कुछ छाती पे बैठ के ना गला दबा रहा था। तो तब तक बगल में वो जो दूसरा लेफ्टिनेंट साहब था वो भी जग गया। वो मेरी बात बोला, सर सेम ड्रीम आई बस। अरे मैंने क्या बात बकवास कर रहा है, मेरा सुन के तो बोल रहा। बोला नहीं नहीं। तभी डॉक्टर उठा, बोला कि सर मेरे भी छाती पे बैठ के कोई दबा रहा था। मैंने कहा तुम दोनों ने मेरा वो प्रैंक कर रहे हो। बोला नहीं, फिर दोनों ने कसम उसमें खाई, तो विश्वास करना पड़ा। इधर जो मेरा बडी था चाय लेकर आया, तो ये सारी बातें सुन के भाग गया और सारे जवानों को बताया, वो साहब लोगों को टेंट में भूत आया था रात को। सारे जवान लोग आए भाग के। अच्छा, नाउ कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, रात के अंधेरे में जो हमारा टेंट लगा था, वो वहां पे 3-4 ग्रेव थे जो रात को पता नहीं चला। तो ये तो सुबह में पता चला, लेकिन देखिए उस रात को हम तीनों को एक ही सपना आना, डरावने सपने आने, और सुबह इस बात का पता चलना कि वहाँ पे कब्रिस्तान था और वहाँ पे हमारे टेंट लग गए थे जो रात को पता नहीं चला। अब जो भी वजह हो, चाहे वो जो शव अंदर गड़े होंगे उसका कुछ केमिकल रिएक्शन हमें सफोकेशन कर रहा होगा या कुछ, मैं उसके साइंटिफिक रीजन में नहीं जाना चाहता, बट मेरा मानना है कि कोई ना कोई एक पैरानॉर्मल एक शक्ति थी या एक उपस्थिति थी वहां पे जिसने हम तीनों को तंग किया रहा। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, कई सारी कहानियां।
हर एक जो भी- एनर्जी का इसका मतलब अपनी अपनी जगह है, अपनी और अपनी जब जगह है। आप उसके स्पेस में जाएंगे तो वो बिल- एहसास कराएगी कि Exactly. आप मेरे पास आए। बिल्कुल, वो किस तरह से मैनिफेस्ट होके एहसास कराएगा हम्म, वो हमारे रीजनिंग में नहीं है, अभी नहीं। अभी नहीं हो सकता है, होगा साइंस उस पे। क्योंकि आप देखिए ना, जब कहीं से किसी रोशनदान से रोशनी आती है, बिल्कुल धूल के कण हमें कैसे, दिखाई हाँ देते हैं। दिखते हैं, बिल्कुल। और वो ऐसे कैसे नहीं दिखते, लेकिन वो है। बिल्कुल नहीं दिखता है अदरवाइज। तो है, मैं तो मानता हूँ ऐसी कई सारी कहानियां पारुल जी, और ये पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा, वो कहीं बैठना पड़ेगा, और ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आप डर जाएंगे। वो तो आप भूल हाँ, जाइए, हाँ, आप कहीं नहीं बैठेंगे। अभी आप मुझे सियोर नहीं, सिहोर नहीं फेस्टिवल बैठेंगे में हम। मिले, हम गुजरते ऐसे आते जाते अरे सिहोर में हमारी बैठकी थी, आप वहाँ बैठ नहीं पाई, हम लोग अच्छा, इतने मैं मिनिस्टर नहीं- लोग बैठे। अच्छा अच्छा, अच्छी कहानी है। मैं नहीं थी, मैं रात को जल्दी सोने चली जी, जाती जी। हूँ। तो ये अच्छा, एक मैंने पता नहीं आप ही के उसमें पढ़ा है या कहीं कहीं, जैसे ये पहाड़ पे सियाचिन वगैरह में रहता है ना, तो वहां पे कुछ कोई उसमें बर्फ के अंदर कोई गड्ढा बन जाता है, हाँ, तो वहां क्रिवास कुछ क्रिवास में। गिर जाते हैं, तो कुछ लोग गिर गए थे हाँ, वहां पे, उसी में कहानी है वो। है ना? वो हाँ, आप ही वो कितनी सच्ची है या नहीं पता नहीं, बट ये कहानी बहुत प्रचलित है अच्छा सियाचिन में। अच्छा, बता देंगे आप छोटा सा? तो उसमें था कि ऐसे कई सारे क्रिवासेस हैं सियाचिन में कि जो जब उसमें गिर जाते हैं तो इतना गहरा है कि बॉडी को रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है। तो ये कहानी यूं बताई जाती है कि एक ऑफिसर थे और वो गिर गया उसमें, लेकिन उसके जो पिताजी थे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और इन दिनों जॉर्ज फर्नांडिस थे रक्षा मंत्री, और उस ऑफिसर के पिताजी जो थे उनकी नज़दीकी थी रक्षा मंत्री साहब से। तो इस ऑफिसर वो गिर गया जब उस क्रिवास में, बहुत गहरा था। उससे पहले भी वहाँ पे पता चला था कि 7-8 बीते सालों में 7-8 फौजी और जा चुके थे, तो बॉडी रिट्रीव नहीं हो पाती, तो कहाँ जाती थी? क्रिवास में। तो ये जनाब जो थे ऑफिसर के पिताजी, जो कि रक्षा मंत्री से उनकी नज़दीकी थी, तो वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचे, और हमें वहाँ पे पोर्टर्स मिलते हैं, सिविल पोर्टर्स में, जो सामान वामान लाने के लिए। तो उनमें उन्होंने वहाँ जो शेरपा और थापा पोर्टर्स थे उसको ओपन अनाउंसमेंट किया, तो उस ऑफिसर के पिताजी ने कि जो भी मेरे बेटे की बॉडी लेकर आएगा नीचे से, ये ब्लैंक चेक का जितनी रकम उसको भर। सो ये 2-3 पोर्टर तैयार हुए कि हम जाएंगे साहब। तो जो वहाँ पे बटालियन डिप्लॉयड थी वो आई, और जितने लंबे रस्से हो सकते थे वो बनाए गए रस्से से, और रस्से में वो बास्केट बनाया गया और टांगा गया, और उस पर वो लगा के कैराबिना वगैरह लगा के उस बंदे को, एक पोर्टर को साथ में वॉकी टॉकी जो रेडियो सेट होता है उसके साथ उतारा गया कि हर 30 सेकंड पे तू रोजा रोके करते रहना, बताते रहना, और रस्सी धीरे धीरे छोड़ा गया। हाँ साहब ठीक है, और नीचे और नीचे और नीचे। बहुत देर बाद बोला हाँ साहब कुछ बॉडी दिख रही है, और कैप्टन साहब की बॉडी भी दिख रही है, तो अब मैं नीचे उतरता हूँ, उठाता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सन्नाटा छा गया, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है उधर से। फिर अचानक से रेडियो सेट लगा, साहब मुझे जल्दी निकालो जल्दी निकालो। फिर रस्सी को निकाला गया, उस सियाचिन को उतनी सब 0 टेम्परेचर पे वो पसीने पसीने हो रखा था, तो खाली हाथ वापस आया। तो सबने पूछा यार तूने बोला कि बॉडी दिख रही थी, तुम उठाया क्यों नहीं? बोला साहब मैंने कैप्टन साहब की बॉडी को उठा लिया था, और उसको ले जाने वाला था तो 5 खड़े हो गए वहाँ पे, 5 और बोला कैप्टन साहब को ले जाओगे तुमको भी यही रख लेंगे, तो उसको छोड़ दो। तो उनको छोड़ा तो मुझे आने ही दिया लोग। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फिर खड़े हो गए। मुझे लगता है हमारी टीम को भी सुन के। तो ये अब इस कहानी में कितनी सत्यता है उसका मैं सत्यापन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये कहानी बहुत प्रचलित है, हम इसे सच ही मान लेते। हम भी सच मान। कश्मीर में आप बहुत साल रहे हैं, कश्मीर पे मैं बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मेरा मन हो रहा है कि मैं जो आपसे, क्योंकि अभी बात हुई, आपने कहा बहुत हंस में छपने में मेरे को 10 भेजी 5 छपी है। आपको भी प्रॉब्लम आई है? मैं तो सोचती थी तो जहाँ जाते होंगे छप जाते होंगे। नहीं ऐसी आपकी किताबें हरी मिस्टर हट्टोवाला कोलार जो आई थी, तब आपसे बात हुई थी कि ये कहानियाँ जो हैं, बहुत लोगों ने कहा है, मैंने भी कहा था कि संस्मरणात्मक कहानियाँ लग रही हैं। तो आपने वायदा किया था मैं बहुत जल्दी उपन्यास लेके आ रहा हूँ, और इन पे उपन्यास लिखने लायक हैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा है। बहुत 2026 आ गया, 25 और 26 में आप उपन्यास लेके आने, इतना समय क्यों लगे? हाँ समय लगा, वही जो आपने रिजेक्शन कहा था। तो ऐसी बात नहीं है, मैं चूंकि बहुत, जैसे आपने कहा, तो मेरे अंदर भी थोड़ा एक गुमान तो था कि मैं अच्छा लिखता हूँ। इतनी पत्रिकाओं में छप 1500 पर कहानियाँ छप गई थी,
और ख़ास तौर पे 5 कहानियाँ हंस में छपी थी तो मैं अपना बड़ा हिंदी का। लेकिन हुआ यूँ कि ये जो नॉवेल का कंसेप्ट था, जो अभी आप देख रही हैं हैशटैग जी और इन्फॉर्मर, ये छोटी छोटी कहानियाँ पहले आ चुकी थी अरविंद मुस्कुराहट वाला जी बोला। और जो मेरे गुरु हैं पंकज सुबीर और मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, जब उन्होंने ये दोनों कहानियाँ पढ़ी, खासतौर पे जब हैशटैग जो किसी और नाम से छोटी सी कहानी, जी मैंने पढ़ी। तो इन दोनों ने बोला कि ये इसका जो फलक है बहुत विस्तृत है, ये उपन्यास मांगता है। तो मेरे मन में थी, तो ये उपन्यास चूंकि मुझे सीरीज में लिखना था जी तो मेरी ऑलरेडी बात हो गई थी। मतलब उपन्यास जब मैंने लिखना शुरू किया तो हिंदुम के जो संपादक हैं शैलेश भारद्वाजी जी, उनसे बात हो गई थी और उन्होंने उसको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि देख, कम से कम 5 से 7 उपन्यास होंगे, हर साल एक छपेगा मिनिमम। बोला करो, बहुत मजा ही आ जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी। तो हमने लिखा, पहले किताब लिखी हमने 2019, आप 2020 में आपसे बात हुई थी ना हमारी, 21 में। हाँ 21 में, 2019 में हैशटैग लिख चुका था। अच्छा। और उसके बाद सेकंड पार्ट इन्फॉर्मर पे मैं ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका था। तो हमने शैलेश को भेज दी पांडुलिपि, उसको पसंद आई, बातचीत चल रही है। उसके एडिटर ने, उनके एडिटर थे, उन्होंने भी कुछ वो सुझाव दिए कुछ बदलाव के। तो मैंने कहा भेजो पांडुलिपि। फिर अचानक से चुप्पी छा गई शैलेश की तरफ से, और वो 2019 जो 2020 में बदला, फिर 2021 में आया, और हाँ करेंगे। फिर 2021 में फाइनली जब मुझे मौका मिला उसे रूबरू, वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, मैसेजेस के जवाब देना बंद कर दिया था। तो जब एक बार 2021 में मुलाकात हुई किसी पुस्तक मेले वगैरह में, तो उन्होंने कहा छापेंगे, कैसे नहीं छापेंगे। मैंने कहा 2 साल हो गए हैं, लेखक की ज़िंदगी भी बहुत कम है, ऊपर से मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मुझे खुद के लिए भी डर लग रहा था और कितना आगे लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं चाह रहा था कि अब तो आ जाएगी, 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है, उन्हें नहीं जल्दी करेंगे। पूरा 2021 में बीत गया, कोई जवाब नहीं। फाइनली वो बोलता है कि हम नहीं छाप रहे। तो मैंने कहा यार पहले क्यों नहीं बताया, अभी तक तो तू बोल रहा है, मेरे पास पूरे चैट पर है व्हाट्सएप पे कि बहुत अच्छी किताब है। मैंने कहा इस चक्कर में मेरे 3 साल गुजर गए, तो कुछ बात है तो बताओ। खैर वो बोल नहीं पाया, जो भी वजह होंगे। मैं जबकि पाले एक रोग ना था, जो मेरा पहला गजल संग्रह, वो हिंदुम से आई थी और वो पूरे वक्त बेस्टसेलर लिस्ट में छाई गई। तो और शैलेश जब हिंदुम नहीं बना था, जब वो ब्लॉग हुआ करता था, तब के साथ ही है। इनफैक्ट हिंदुम उन दिनों यूनी कवि करके निकाला करता था प्रतियोगिता, उसका पहला यूनी कवि विजेता मैं हूँ। अच्छा। हिंदुम की जो पहली किताब छपी थी संभावना.com, उसमें ये सारे यूनिक कवियों, गौरव सोलंकी, मैं, ये लोग, उनकी किताबें साझा किताब आई 2010 की बात। तब हिंदुम प्रकाशन नहीं बना था, सिर्फ एक ब्लॉग हुआ। मेरे और शैलेश की दोस्ती तब की थी। तो मुझे लगता है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, या तुम प्रकाशक हो तो तुम में इतना तो बनना चाहिए तुम्हारे अंदर कि ना को बताओ वजह क्या है। 3 साल तक तुम हाँ करते रहे, अचानक तो वही पांडुलिपि तो वही है, वो अचानक 3 साल बाद तो खराब नहीं हो जाएगी कहानी कि तुम छापने लायक भी नहीं समझो। हाँ। तो पहला विलंब तो वो हुआ 3 साल का। फिर दूसरे प्रकाशक आए परिदृश्य में, खुद ही, मैंने नहीं अप्रोच किया, खुद ही आई, अदिति महेश्वरी आई। ये तो और ही क्लासिक केस हुआ। उनको पहले मैंने बता दिया कि सीरीज में आएगी किताब, तो कम से कम 5 उपन्यास है, तो उन्होंने 5 के सिनॉप्सिस मांगे, मैंने 5 के सिनॉप्सिस दे दिए। उनको बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा। अदिति जी ने अपने पिताजी से बात की, उनको भी कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। फाइनल हो गया, यहाँ तक कि 2 अदिति के ऑफिस में बैठ के स्टोरी बोर्ड 2 घंटे का डिस्कशन हो गया। अच्छा। और अब फाइनल हो चुका है। उनको एक दृश्य से, जो हैशटैग का पहला दृश्य, चाकू मारने वाला, यस। उस टाइम उनको दिक्कत थी, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि कहानी का मेरी शुरुआत ही वही है पूरी, उस पर कहते थे, तो उस पर भी मान ली थी। तो अब हम लोग MOU साइन कर लेते हैं, यहाँ तक बात आ गई। फिर अचानक एक दिन बोलती हैं, इस बात को अब 8-9 महीने तक का डिस्कशन होने के बाद, अब मैं लोगों को बता चुका हूँ कि वाणी से आ रही है किताब। अचानक एक दिन फोन करते हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं, उस दृश्य को बदल। मैंने कहा दृश्य तो नहीं बदलेगा, तो पहले बात हो चुकी है। और फिर वो मना कर दिया। अब समझ में नहीं आएगा क्यों किया नहीं किया, लेकिन एक तरह से मेरा मानना है कि अच्छा हुआ। मेरी जिंदगी में अलिंद का आगमन हुआ। अलिंद बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत कर रहा है, और हम अच्छे दोस्त भी बन गए। तो
हालांकि प्रकाशक से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाशक से दोस्ती मत करिए। अब जो लेकिन है सो है, हाँ, जो है सो है, कुछ क्या उनको तो नहीं छोड़ेंगे। तो अलिंद एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बड़ी मेहनत कर रहा है। तो कहीं न कहीं से मैं शैलेश भारद्वासी और अदिति महेश्वरी का शुक्रगुजार हूँ कि तुमने नहीं छापा। उनके प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से मुझे शिकायत है कि आप जिस प्रोफेशन में हो उसे ईमानदारी बरतिए। आप लेखक को ना कहिए ना, आप कहते तो होंगे कि बहुत सारे लेखकों को ना कह रहे ना हैं, कह आप मुझे कह दीजिए, वक्त से कह दीजिए। हाँ। क्योंकि लेखक के पास बहुत कम वक्त है, हाँ। और खास तौर पे ऐसे हिंदी लेखक कोई भी अपने लेखन से आजीविका तो नहीं पाल रहा, नहीं वो कहीं ना कहीं दूसरा काम कर रहे हैं। और खास तौर पे मैं जिस प्रोफेशन में बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के, सारे मैं ही क्यों, मैं ये बात क्यों बोलूं, दूसरों प्रोफेशन के साथ क्यों ज्यादती करूं। जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कर रहा है, वो भी 10 से लेकर रात के 8 बजे तक का जॉब है, उसके बाद वो लिखता है, फिर वो पांडुलिपि भेजता है। अमूमन 3 से 6 महीने का वक्त बहुत होना चाहिए किसी भी पांडुलिपि के यस या नो का आंसर के एक प्रकाशक, नॉट 3 years। और वो भी तब जब आप हाँ 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 बोलते आ रहे अचानक। हाँ, मतलब ये अलग है, क्योंकि हाँ। वो आए थे हमारे यहाँ शैलेश जी, और उन्होंने यही बताया था, मैंने शायद इस तरह के कुछ सवाल उनसे किए भी, तो उन्होंने कहा जो हमें जमता है उसको हम हाँ कह देते हैं। हाँ। तो आपके केस में तो उन्हें जम गया था। और ये पूरा कंसेप्ट है सीरीज का, क्योंकि हिंदियों में जिस जॉनर की किताबें लाता है उपन्यास की, उनको ही ध्यान में रख के तैयार किया था मैं। तुम्हारे हाँ कहने के बाद मैंने लिखना शुरू किया था, और पांडुलिपि तुमको पसंद है, यहाँ तो बात होगी कि एडिटर ने कुछ सुझाव दिए हैं, वहां तक बात होगी, और छापेंगे कैसे नहीं, ये सब बातें पूरे चैट है पड़े हुए, तो क्यों मना किया वो जाने। लेकिन इट वॉज कंप्लीटली अनप्रोफेशनल ऑन हिज पार्ट एंड एज वेल एज अदिति महेश्वरी, कि अपने प्रोफेशन से ईमानदारी बरतो। हर लेखक को रिजेक्शन की आदत हो चुकी है, तुम्हारे ना कहने से मुझे मेरा संसार नहीं लुट जाता, मेरे किताब पहले आ जाता, 3 साल पहले आ जाती किताब। अभी तक मैं 5वें पे तो पहुंच गया होता, इस सीरीज के 5वें उपन्यास पे पहुंच गया। लेकिन अभी तो ये बहुत धूमधाम से आ गई है और बहुत धूम भी मचा रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक गॉड, अलिंद ने बहुत मेहनत की। अलिंद की जो टीम है बहुत अच्छी है। एडिटर जो है उसके आशीष, जो खुद बड़े अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे एडिटर हैं जी। उनकी इलस्ट्रेशन है बड़ा अच्छा, आपने देखा होगा। हाँ, मैंने अंदर भी देखे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बनाती है, बड़ी मेहनत कर रहा है किताबों में, एक एक किताब को ला। तो वही हुआ कि जो नियति में होता है ना, डेस्टिनी, वो अलिंद का आना लिखा हुआ था मेरे जिंदगी में, एक अच्छे दोस्त का और एक अच्छे प्रकाशक का, जो होता है अच्छी चीज होता है। आप ना, एक मुझे ऐसा लगता है, एक तो बहुत ही महत्व वाला फील्ड है आपका, देश की सरहदों पे देश की रक्षा करना और इतनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट निभाना, और एक ऐसी के शायर या लेखक जो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, उठे हैं तो उठे हैं, तो इसमें कैसे आप प्रायोरिटी दे पाती हैं इस चीज़ को? बिकॉज अगर सही सोचूं और प्रैक्टिकली हम सोचें तो ज़रूरी चीज़ तो आपका काम है ना, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तो वो है। और इसे गीतों को, म्यूज़िक को या फिर साहित्य को एक बहुत पीछे की चीज़ माना जाता है कि मनोरंजन के लिए या कभी टाइम पास के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी स्किल अपना पा लेना, इसको आप कैसे देख पाते हैं? क्योंकि एक तरफ तो आप बहुत जिम्मेदार हैं, और जब बहुत प्रैक्टिकल कोई इंसान होता है तो वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, मैंने देखा, जाते नहीं है, म्यूज़िक या शायरी या इन सब। हाँ, दरअसल ये शौक की बात है। पहली बात, साहित्य मेरा शौक है, और मेरा सैनिक होना जो है वो मैं हूँ। साहित्य जो है मेरे व्यक्तित्व का एक विस्तार है, एक एक्सटेंशन है मेरी पर्सनालिटी का। और चूंकि बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था, तो हम सब, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी कार्य में रत हों, कुछ न कुछ हमारी हॉबीज होती हैं जो खाली वक्त पे हम पूरा करते हैं। तो मेरे लिए वो साहित्य, पढ़ना और साहित्य लिखना। तो जब आप शौक पालते हैं तो उस शौक को जीने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। तो जहाँ कहीं न कहीं व्यस्तता है, उन 24 घंटे के व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा बहुत टाइम शौक के लिए निकालता हूँ, तो उसमें साहित्य पढ़ना हो जाता है, साहित्य लिखना हो जाता है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि लेखक ऐसे पढ़ने से नहीं, लेखन अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुशासित विधा है।
ऐसा माना जाता है, ऐसा हाँ, माना होता नहीं है, जाता है, लेकिन जो लेकिन उनके हाँ, लिए एक आप जितने बना भी हुआ बड़े है मन में। जितने भी लेखक हुए हैं जिनको पढ़ा जाता है, बड़े चाव से पढ़ा जाता है, चाहे वेस्टर्न लिटरेचर हो या हमारा इंडियन लिटरेचर, बड़े डिसिप्लिन रहे हैं। चाहे सुबह के वक्त या शाम के वक्त या रोज 1000 शब्द लिखना ही है या 10 पन्ने पढ़ने ही पढ़ने, बहुत ही। तो कहीं ना कहीं से आप देखिए, मेरा प्रोफेशन तो खैर डिसिप्लिन की बुनियाद पे है, फौज। लेखन भी कहीं ना कहीं से, एक अच्छा लेखक जो है, एक समर्पित लेखक जो है, उतना ही अनुशासित जीवन जीता है जितना एक फौजी जीता। ये अनुशासित जो जीवन आप जीते हैं, क्या इससे आप में कुछ एटीट्यूड आ जाता है? एटीट्यूड आना चाहिए। हम मेरा तो मानना है कि एटीट्यूड हर किसी में होना चाहिए। गुरूर उसमें हाँ, सजता है। एटीट्यूड रखना इज अ वेरी गुड थिंग। हर किसी को होना चाहिए attitude। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बताइए थोड़ा और खोल के। एटीट्यूड अब फॉर अपने आपका जो पर्सोना है, मैं पारुल, आपका पर्सोना, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होगा तो उसके बगैर आप कैसे पारुल हैं? उस एक खास सिग्नेचर स्टाइल का एक एटीट्यूड जो पारुल का होगा, जरूरी नहीं कि गौतम रायशी का भी होगा। हर किसी के जैसे अपना डीएनए अलग है, हमारा सिग्नेचर अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है, वैसे हमारे हम सब के अलग अलग एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जो है वो आपके व्यक्तित्व को निखारता है। बिला वो कहते हैं गालिब का अंदाज बयां, और तो गालिब में एटीट्यूड थे, हम उसको पसंद करते हैं, कोट करते हैं इस बात को। तो अब उसको कोई घमंड के वहां तक ले जाए तो वो दूसरी बात है। एटीट्यूड एक सिरे में जो आपके पर्सनैलिटी को निखारे, जो आपके व्यक्तित्व को आपका खास व्यक्तित्व रहने दे। इट्स अ गुड थिंग टू हैव एन एटीट्यूड। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है कि एटीट्यूड होना अच्छी बात है, और वो घमंड वाली लाइन से जो हाँ, है उसे वो लाइन तो खुद को ड्रॉ करना पड़ेगा। एटीट्यूड कहाँ घमंड या ईगो को पार करने लगता है, हम्म, वो लाइन तो एक व्यक्ति को खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। हम्म। जब आप अपने फौज के माहौल में होते हैं इतने सारे अनुशासन के साथ, और जब आपको सिविलियंस के साथ कहीं भी किसी ऑफिस में या कहीं भी डील करना पड़ता है, तो क्या मुश्किलें ऐसी आती हैं? बहुत बहुत मुश्किल आती है। दरअसल देखिए, अभी मैं छुट्टी पे था, गांव जी। जाता हूँ, जी। तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया 2017 में। ओह, माफ़ी चाहती हूँ। तो जब भी गांव जाता हूँ तो कई सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे मुझे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे बैंकिंग का काम हो, घर के कागजात, जमीन की रसीदी जमा जी। करवाना, जी जी। तो बड़ा कोफ्त होता है कि आप जा ही रहे हैं, आप सुबह उठ के निकल रहे हैं, हम्म, 10 बजे से अगर उनके ऑफिस का कार्यकाल शुरू हो रहा है, हम्म, तो आप 10 बजे पहुंच जाएंगे तो पहली बात तो कुर्सी पे बैठा हुआ कर्मचारी नहीं मिलेगा। हम्म, अभी तो 10 बजे उनका ऑफिस साफ हो रहा होता है, टेबल पे झाड़ू पोछा चल रहा, तो पहले सजाई जाती है। आप पहुंच गए यार, आप किस मुल्क से आए हो, किस प्लानिट से आए हैं, उस किस्म के आप प्रतिक्रिया आप रिसीव करते हैं। हम्म, तो हमारे यहाँ वो नहीं, हमारे यहाँ जो वक्त दे दिया गया है वो वक्त वो शुरू हो गया। सेकंड्स मैटर करते हैं। फौज में जो ग्रेनेड होता है, ग्रेनेड का जो फ्यूज होता है वो 5 से 7 सेकंड का है। यानी जब मैंने फ्यूज निकाल दिया, पिन निकाल दिया और फेंका, तो 7 सेकंड के अंदर फटेगा। सेकंड में तो यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता है ग्रेनेड के 7 सेकंड के फ्यूज में। तो हम तो उन सेकंड में, हमारे जो प्रशिक्षण है, हमारा जो ट्रेनिंग है, उस सेकंड्स में हम बात करते हैं जहाँ जिंदगी इधर से उधर हो सकती है। मैंने आपको बताया ग्रेनेड का 7 सेकंड का फ्यूज, हमें उस 7 सेकंड में ही प्रतिक्रिया भी व्यक्त करना है। अगर दुश्मन ने मेरे पर ग्रेनेड फेंका है या मैंने ग्रेनेड को दुश्मन पर फेंका है, तो 7 सेकंड का ही वक्त, बचने के लिए भी और बचने के लिए भी, उसको मारने के लिए भी। तो 7 सेकंड में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। वहाँ तो 1 घंटे बाद वो मुझे रिसीव करेगा। मैं 10 बजे पहुंचा हूँ तो बड़ी खौफ होती है इन कार्यालयों में जाके। ऐसा नहीं है कि हर जगह है, कई जगह लोग बड़े समय के पाबंद भी हैं। और अब अगर मैं पिछले 10-12 वर्षों से तुलना करूंगा तो निश्चित रूप से जो ऊपर के लोग हैं या जो सरकारी महकमे हैं, कहीं न कहीं से उन लोगों को जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। तो हैं, चीज़ें बदल रही हैं। जो यानी कि ये 7 सेकंड वाला फॉर्मूला कुछ न कुछ हम लोगों की लाइफ में भी काम कर सकता है। बिल्कुल करना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको लाना चाहिए। हमें हर कर्मचारी को जो जिस भी ऑफिस में काम करता है उसको उस कार्यकाल की तनख्वाह मिलती है। जब उसने उस कार्य को में शामिल होने का निर्णय लिया, उसको पता है कि मेरा ऑफिस का आवर जो है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है, उसमें कोताही क्यों बरतना? आप अपना ड्यूटी करो, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है उस काम की,
वो अगर एक मजदूर को लाएगा 8 घंटे के हिसाब से, वो तो नहीं उसे एक्सेप्ट करेगा। उसे घर में अगर कोई मिस्त्री आता है बनाने के लिए और वो 8 घंटे के हिसाब से पगार दे रहा है उसको, वो तो चाहेगा सुबह 8 बजे आए और शाम के 5 बजे जाए। उसी तरह से उसे खुद भी करना चाहिए। यानी कि डिसीजन मेकिंग, अगर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, जैसे आजकल क्या हो रहा है, जो जेनजी है उसके साथ में पेरेंट्स को थोड़ी थोड़ी क्या काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं उनके साथ। तो कुछ आप मुझे ऐसा बता सकते हैं कि हमारे बच्चे जब छोटे हैं, जब वो बोलना और चलना सीख रहे हैं, तब से हम उनके साथ ये डिसिप्लिन थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कर सकते हैं? डिसीजन मेकिंग एंड डिसिप्लिन एक छोटे बच्चे से हम कैसे सिखा सकते हैं, आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इस दौर के जेनजी के वक्त में पेरेंटिंग थोड़ी सी बहुत मुश्किल, थोड़ी दुश्वारियां पैदा कर। थोड़ी कह के आप ना डर गए, आपने तो मुश्किल लगा दिया। मैं खुद जेनजी डॉटर का बाप हूँ, तो मैं देख रहा हूँ जी। घर में वो सब चीजें होते हुए। मुझे लगता है अभी मैं और हमारी अर्धांगिनी हम लोग अक्सर बातें करते थे कि हमारे जमाने में पेरेंटिंग, मतलब हम जब बच्चे थे तो पेरेंटिंग थोड़ी आसान थी। 2 सॉलिड झापड़ लगे और सब कुछ सही चलता था। अब हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं कि अगर मैंने मार खाए बचपन में तो मैं अपनी बेटी पर हाथ उठा दूंगा, वाह। मजाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो पेरेंट्स को भी बदलते वक्त के साथ ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जेनजी जिस माहौल में, हम उस माहौल में नहीं थे जब हम और आप छोटे थे। जी बिल्कुल। तो हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कितना सख्ताई बरतनी है, कितनी ढिलाई छोड़नी है। कि हम जब वो पतंग उड़ाते हैं तो कितनी ढील छोड़ते हैं और क्या मोड़ते हैं तो पतंग अपने ऊंचाई को पकड़ता है। यहीं पे पेरेंटिंग का भी मामला है, कितने धागे छोड़ने हैं कि पतंग दूर तक लहराते हुए जाए, कहाँ पे समेटना शुरू करना है कि पतंग अपनी परवाज को पकड़े और आसमान में चढ़े। तो बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों में कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग कैसे आए, उसमें घर में हम क्या उनके साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। हम उस पे हमारा एटीट्यूड उनके साथ कैसा है, हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, वो चीज़ उस पर डाउन फ्लो होगा उनके। वो हमें ऑब्जर्व करते हैं। मेरी बेटी मुझे ऑब्जर्व करती, कई बार पूछती है कि तुम नर्वस नहीं होते हो स्टेज पे जाते हो? मेरी बेटी म्यूजिक में है, गिटार उटार बजाती, कई बार नर्वस हो जाती है वो सोलो परफॉर्मेंस। तो मैंने उसे बताया कि हर बार, चाहे मैं हजारों बार जा चुका हूँ मंच पे, लेकिन शुरुआती दौर में पेट में वो नर्वसनेस की हल्की गुड़गुड़ी आती है। एक बार बोलना शुरू कर दो, आप कनेक्ट कर जाते हो ऑडियंस से। तो वो हम किस तरह से, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, वो उन पे शैडो होगा। तो पहले हमें अपना कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, तो उनका कॉन्फिडेंस अवश्य बढ़ेगा। और निश्चित रूप से हम प्रोत्साहन देते रहें। और ख़ासतौर पर मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो हमारे यहाँ जो 5 दिन का वो साक्षात्कार का कार्यकाल होता है एसएसबी का, तो उसमें एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दिया जाता है जी। आपको। 5 टॉपिक दिए जाते हैं, वहीं पे दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए, तुरंत बोलना शुरू कीजिए। तो उसके लिए हम तैयारी करते थे, आईने के सामने खड़े होकर बोलते थे। बिल्कुल। एक आपके यहाँ पे जैसे होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, तो मतलब बच्चों में अगर हम डालना चाहें, और स्पोर्ट्समैनशिप, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोगों ने बचपन में जो आउटडोर खेल खेले हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें हार को एक्सेप्ट करने लायक बना दिया है। बिल्कुल। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें वो हार्ड एक्सेप्ट ना नहीं करने होता वाली है। चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। जैसे मेरा भाई जो था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि वो आउट हो जाए। हाँ। तो वो जब भी आउट हो जाता था, वो कितने भी ओवर के बीच में है, वो कहता था नहीं ये ट्रायल बॉल है। तो जो उसकी आउट होने वाली बॉल है वो ट्रायल बॉल हो जाती थी, और वो कि नहीं मुझे दोबारा डालो, तो उसकी ये रहती थी। और मेरे फादर का ये रहता था, नहीं आउट हो गए तो आउट हो। तो एक कहीं ना कहीं वो चीज़ आई है। तो कहीं ना कहीं क्या स्पोर्ट्स से किसी खास फर्क पड़ता है क्या? किसी निश्चित रूप स्पोर्ट्स से। में बच्चे को होना चाहिए? निश्चित रूप से। अब आप खुद अपना उदाहरण दे रही हैं। हम भी जब बच्चे थे तो फुटबॉल और क्रिकेट तो खेलना ही खेलना था बाहर जाके। तो निश्चित रूप से ये जनरेशन जो है, जो अब नई टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो चुकी है, बाहर जाने का मतलब नहीं उनके लिए। तो अब वो यही बोलेंगे कि आप लोग अपने ज़माने की बातें करते हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से उनसे ज़्यादा
टफर थे अपने बचपन। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट जनरेशन है। ये जो जेनजी, अब तो अल्फा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। हाँ। ये लोग सॉफ्ट है, वही है घर से बाहर निकलना, जो कॉमरेडरी बाहर के दोस्तों के साथ धंधा मुस्ती करते हुए पैदा होगी, चोट खा के पैदा हुए, अंदर मोबाइल पे खेल के तो नहीं पैदा। तो निश्चित रूप से बाहर स्पोर्ट्स बहुत बहुत ज़रूरी है। आजकल अभी मैं नोएडा, हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं जी। मेरे कुछ दोस्त जो ये हाई राइज बिल्डिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं, मैं देखता हूँ वो सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं उन सोसाइटी। है नीचे। और अच्छा लग रहा था मुझे, कल शाम देख रहा था खूब सारे बच्चे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस वगैरह खेल रहे थे। तो हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हम पेरेंट्स, कि हम उन्हें बाहर भेजें। कम से कम वो जो क्लॉक टाइम है, स्क्रीन टाइम, वो कट करे और बाहर ज़्यादा उनको ट्रेन एंड करे। बाहर। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हम लोगों के लिए भी, मतलब मेरे सबके लिए लिए। भी बता दीजिए कि क्या दो चार होने चाहिए। देखिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो चूंकि हमारा टर्म है, जो एक टर्मिनोलॉजी दी गई है फौज में, कि जब हम नेशनल डिफेंस अकेडमी या इंडियन मिलिट्री अकेडमी के जो रिटन एग्जाम निकालने के बाद जो हमारा एसएसबी होता है, उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन के, तो वो क्राइटेरिया OLQs कहलाते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिकल टफनेस, मेंटल रोबस्टनेस, पब्लिक स्पीकिंग, डील करने का तरीका, अपने आप को अच्छा वेल मेंटेन रखने का, फिजिकली फिट रखने का, कैसी भी ड्रेस आप पहने वो अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक। जरूरी नहीं है कि महंगा होना चाहिए, लेकिन जो भी कपड़े आप पहन रहे हो, मतलब व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट यू शुड लुक गुड, क्लीन एंड फिट। हाँ। तो इस सब चीज़ का, इस सारे OLQ का जो एक सार निकल के आता है, वेयर यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप अपने आप को सम्मान देंगे, अपने आप को सम्मान देने के बाद अपना ख्याल रखिए, फिजिकल फिटनेस से लेके अपने इमोशनल डेवलपमेंट से लेके इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से लेके सारा कुछ, यानी कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप अपने आप को सम्मान दे रहे हैं, तो आप दुनिया को संभाल लेंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको बेहतरी कर पाएंगे। दैट्स व्हाट OLQ इज ऑल अबाउट। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें मैं पूछती हूँ आपसे, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें या फेल्यूर को कैसे हैंडल करें? हाँ, बड़ा हर किसी का अपना अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, और मैं अगर अपनी बात करूं तो चाहे साहित्य में या फिर मेरे डिपार्टमेंट में कहीं कोई फेल्योर आया, बॉस ने डांटा, रिजेक्ट हो गया है, या किसी प्रमोशन एग्जाम में मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो दुख तो होता है। या साहित्य की बात करूं, कहीं आपने रचना भेजी, वो वापस आगे रिजेक्ट होके, आपकी भी रिजेक्ट होती हैं? कई सारे, आप तो इतने स्टार लेखक अरे हैं, ऐसे ऐसा युवा दिलों की धड़कन, आप मतलब सारे नहीं, festivals मैं में आपको बता जाते रहा हूँ, हैं। मेरी हंस जो है, हम सबसे प्रतिष्ठित कहा है पत्रिका जी। मानते थे, जी। हंस में मेरी 5 कहानियां छपी हैं, जी। और शायद 30 से 40 गजलें छपी होंगी। 10 कहानियां रिजेक्ट हुई हैं हंस में, तो 5 छपी हैं। तो बड़ा, वो जब संपादक संजीव जी हुआ करते थे उन दिनों, संपादक, उनका पोस्ट कार्ड आता था कि आपकी कहानी अच्छी है, बड़ा उनको सुंदर भाषा में लिखते, शिल्प भी अच्छा है, कथ्य भी अच्छा है, लेकिन माफी चाहूंगा, हम हंस के लिए नहीं रख पाए, आप किसी और पत्रिका में भेजिए। तो आप पढ़ते, लेकिन फिर आप कहते नहीं ठीक है, आप दूसरी पत्रिकाओं में भेजते, वहां छप जाती है, हंस में आप दोबारा भेजते, फिर वो स्वीकृत हो जाती, तब बड़ा गर्व फील होता है कि हाँ, हंस में छपे। तो रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों का बैलेंस बना रहता है। अगर हम पूरी जिंदगी में एक्सेप्ट ही होते जाएंगे तो क्या मुश्किल है वो हम समझ नहीं पाएंगे, जो दूसरों को मुश्किलें आ रही। जब तक मुश्किल हम पे नहीं बीतेगी, हम कैसे समझेंगे कि सामने वाले क्या मुश्किल है। अगर सब कुछ खुशी खुशी चलता रहेगा तो रफ पैच जो आएगा सड़क पे, उस वक्त जो पैर के तलवों में कष्ट होगा वो हमें पता नहीं चलेगा। सो रिजेक्शन इज अ गुड थिंग, इट बिल्ड्स यू स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स यू ट्राई हार्डर। आपकी जो पैराशूट बटालियन है, मेरी पैराशूट बटालियन नहीं है, अच्छा, मैं एक नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन का हूँ, मैं अच्छा। कुमाऊं रेजिमेंट का बटालियन। अच्छा, तो आपने इसमें जो हैशटैग में इन्फॉर्मर में एक सैनिक का वो दिया है जिसमें आपने बताया हुआ है कि ये वाली चीज ये है, ये हाँ, वाली ये इन्फॉर्मर का जो प्रोटेगनिस्ट है वो पैरा कमांडो बटालियन का। हाँ, तो ये क्या होता है मरून बैरेट जिसको मिलता है? हाँ, तो मरून जो हम बेरे पहनते हैं, तो नॉर्मल आप बेरे को 4 कैटेगरी में बांटा गया है।
3 कैटेगरी में, बेसिकली 3 रंग होते हैं। हम्म, तो एक तो आप पुलिस वालों को देखती होंगे वो खाकी पहनते जी हैं। बिल्कुल। जो आर्मी में है वो मुख्यतः 3 रंग के होते हैं। एक होता है ग्रीन, उसमें एक डार्क ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है, एक होता है ब्लू और एक होता है मरीन। तो जो ग्रीन वाला होता है वो जो इन्फेंट्री, जिसको आप पैदल सैनिक बोलते हैं, हम लोग जो रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट का नाम, वो ग्रीन बैरे पहनती है। जो ब्लू बैरे पहने देखेंगे नीले रंग का, वो जितने सपोर्टिंग आर्म है, सर्विसेज, सप्लाई, ऑर्डिनेंस जो बनाते हैं, ऑर्डिनेंस कोर वाले या ईएमई वाले इंडियन मिलिट्री, वो लोग ब्लू कलर का पहनते हैं। जो मरून है इन तीनों में सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित बैरे, क्योंकि उसको कमाना पड़ता है, उसको अर्न करना पड़ता है। तो मरून बेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की आर्मी में स्पेशलिस्ट कमांडोज को पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके लिए एक बहुत कड़े प्रोबेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 4 से 6 महीने का प्रोबेशन होता है। वो जब आप पास कर लेते हैं उस प्रोबेशन को, देन यू आर फिट टू बिकम पैरा कमांडो, एंड देन यू आर फिट टू वेयर दैट मरून बेरे। तो ये पैराशूट बटालियन के बारे में जो आपने इसमें बताया है, एंड HAHO HALO, ये क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, तो ये जो बेसिकली जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं, पैराशूट बटालियन के जवान होते हैं, दे आर ट्रेन कि ऊंचाई से विमान से कूद के पैराशूट खोल के ड्रॉप करें। तो पैराशूट की जो जंप की प्रक्रिया है वो कई तरह के जंपिंग होते हैं। एक तो आप देखती होंगी कि कूदता है, पैराशूट खुल जाते हैं, खुल जाता है, जो कि yes. लो हाइट्स होता हाँ, है। उसमें वो पुल वुल नहीं करना पड़ता कि आप कूदेंगे और वो खुल जाएगा और फिर आप अपने लहराते हुए जमीन पे आएंगे। एक होते हैं स्काई डाइवर्स जो बहुत ऊंचाई से जंप करते हैं। तो वो जो स्काई डाइवर्स होते हैं उनके पास 2 ऑप्शन होता है पैराशूट को खोलने का। एक तो तुरंत ही खोल लिया, कूदे और खींचा और खोल लिया, फिर बड़ी देर तक लगा। एक होता है वो फ्री फॉल करते हैं, आधे रास्ते तक बगैर पैराशूट के गिरेंगे, बड़ी तेजी गति से गिरते हैं और फिर खोल ले। तो वही है हो और है। तो हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, मतलब ऊंचाई पे खोल लिया तो हाई ओपनिंग है हो गया। हेलो हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, मतलब हाई एल्टीट्यूड से जंप किया और जमीन से थोड़ा पहला के खोल। तो जब ऑपरेशन करते हैं किसी भी दुश्मन के इलाके में, तो दुश्मन को ना पता चले तो उसके लिए हेलो जंपिंग करते हैं। कूदते हैं बहुत ऊंचाई से, बादलों से ऊपर, और तीव्र गति से नीचे आते हैं, जमीन से थोड़ा पहले खोल लेते हैं। अच्छा। तो उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आपने इसमें एक और चीज़ बताई है जो ऑड लेग साइन करके होटल कैलिफोर्निया करके जो 2 सॉन्ग हैं जो हिंदुस्तानी फौज में भी चलते हैं। तो जैसे एक ब्रो कोड कहते हैं, ऐसा क्या सेना का भी कोड होता है कि पूरी दुनिया की सेना जो है इन्हीं गानों पे वो करती है, और हमारे यहाँ ये क्यों है? हाँ, इसमें 2 अलग अलग गानों का जिक्र। होटल कैलिफोर्निया जो दूसरा गाना है, होटल कैलिफोर्निया एक बहुत ही हिट नंबर है, एक रॉक बैंड का गाना है जो कि मेरे प्रोटैगनिस्ट को पसंद था। और होटल कैलिफोर्निया जो भी गिटार बजाते हैं, उसका जो उस गाने का जो पहला फर्स्ट पीस है वो किसी भी गिटारिस्ट का ड्रीम है उस पीस को बजाना। तो होटल कैलिफोर्निया बहुत हिट गाना है। तो नॉर्मल रॉक सॉन्ग है, वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया, सच अ लवली प्लेस, सच अ लवली, बहुत क्यूट गाना है वो। तो दैट इज डिफरेंट। जो ऑल लैंग सैंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल लैंग सैंग सारे हमारे का तो ट्यून होता है, जो उस गाने का जो ट्यून है, मार्शल ट्यून बनाते हैं, जो बैंड बजाते हैं, आर्मी बैंड आप सुनते हो, वो बहुत ही फेमस ट्यून है। एंड वो ट्यून एक्सेप्ट कर लिया गया है खास तौर पे जितने भी कॉमनवेल्थ, जो भी ब्रिटिश अंपायर का, चूंकि ब्रिटिश आर्मी उस पर पास आउट करती है, तो जो भी ब्रिटिश आर्मी के लेगेसी को जो फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी उस धुन पे पास आउट करते हैं। वो धुन बड़ी प्यारी है। लगभग सारी सेनाएं ट्रेनिंग के बाद, मतलब ऑफिसर कैडर की बात कर रहा हूँ, वो उस धुन पे स्लो मार्च करते हुए पास आउट। और ये ईयर 69 का क्या है कि हर सदी का ईयर 69 ये शैतान वही जो हम लोग, साल है। जो लोग हम जैसे लोग जो भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए क्या है कि हम चूंकि अपने सनातन धर्म, तो हम भूत को भगाने के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जो उधर मानने वाले हैं उनका ये मानना है कि जो 69 का साल था, अगर आप हॉरर मूवीज देखेंगी, ओमन देखेंगी, तो 69 का जो वर्ष है वो माना जाता है शैतान का। हम यहाँ भूत प्रेत मानते हैं, उधर शैतान का है मानना, डिमन होते। तो 1969
का साल ऐसा माना जाता है कि जब सारे शैतान जगे थे धरती पर, तो जो उस कल्ट को फॉलो करते हैं, शैतान के कल्ट को, एक क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं, एंटी क्राइस्ट है। हाँ, सो एंटी क्राइस्ट वाले 1969 को शैतान का वर्ष मानते हैं। मगर जहां तक मैं पढ़ा हूं, बहुत बड़े बड़े नाम, आपको आश्चर्य होगा, लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टाइन, ये सब माना जाता है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो जो होटल कैलिफोर्निया गाने वाला जो सिंगर है, ऐसा माना जाता है कि वो भी उस कल्ट को फॉलो करता था। उस गाने में एक लाइन है कि जो कहते हैं कि वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी मज़ेदार होती है, उतना पीने। तो 1969 के वाइन की बात कर रहा है अचानक से उस गीत में कि आई हैव गॉट अ वाइन सिंस 1969। तो ऐसा माना जाता है कि 69 का जिक्र उसने किया है, इसलिए उस कल्ट को मानता था शैतान। हर किसी की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हाँ, अपनी अपनी असहमतियां जताने का तरीका होता है, मुझे लगता है हर समय में, और ये उस समय से रहा होगा। हाँ कर्नल साहब, बहुत मज़ा आया आपके साथ बहुत बातें मजा आया। करके। और हमेशा की तरह वही रह गया कि किससे मुझे लगता है अधूरे रहेंगे। अगली बार आप फिर आएँ तो फिर आइएगा, फिर बैठेंगे। सीजन 2 में सीजन 2 में आएंगे, क्योंकि सीजन का तो आपको जो है जो है वही आ गया है। और समर प्रताप सिंह के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि इनकी ऐसी सीरीज चलती रहे। इन्फॉर्मर के बाद भी आप नया लेके आते रहें। आपने उसमें बता भी दिया है कि आगे ये क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा पॉडकास्ट था। आप हमें बताइए कि ये आपको कैसा लगा। और हैशटैग एंड इन्फॉर्मर, ये दोनों किताबें कर्नल साहब की आई हैं। इन्हें आप अमेज़ोन से ऑनलाइन कहीं से भी मंगा सकते हैं, पढ़िए। और इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कर्नल साहब को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किताबें कैसी लगी। और एक छोटी सी किताब हमारी भी आई है, पारुल सिंह की, फरवरी 2030। तो इसी फरवरी में वो आई है। अगर आपको पसंद है कविताएं तो आप वो किताब भी मंगा कर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। कर्नल साहब, जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमें कोई गेस्ट सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए। और एक सवाल ये कि हमारा पॉडकास्ट ये आपको कैसा लगा, कोई सुधार आप इसमें हमें अगर सुझाव देना चाहें। पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार लगा, और सुधार तो क्या ही मैं करूँगा, मुझे बहुत मज़ा आया। आप जिस तरह से संचालित करती हैं, जिस तरह से सवाल को कनेक्ट करती हैं, वो बहुत खूबसूरत अंदाज है। इसी तरह से करते रहिए, किसी सुधार भी वो टैक्स नहीं है। और गेस्ट, हाँ, मैं गेस्ट अगर सजेस्ट करूँ, नवीन चौधरी आए हैं क्या? जी नहीं। नवीन चौधरी को बुलाया, बहुत मज़ेदार बातचीत होगी। अच्छा। राजनीति से लेके जनजी पे वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी जी, और एक गेस्ट का नाम काफ़ी है, सुजाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, जो मेरी बेटी चांदनी ने की आपको। ये चांदनी ने बनाया, ये सी के आर्ट वर्क का हमने बनाया है।